लेटे लेटे मैथ पढ़ रहा है, नींद नहीं आएगी यार। मतलब लोग नींद की गोली खाते हैं, मैथ की किताब पढ़ता है, एक बराबर मैनेज हो रहा है दोनों तरफ से। मैथ का किताब पढ़ेगा तो नींद की गोली की जरूरत नहीं, वैसे सो जाओगे तुम। कितनी देर पढ़ लोगे भाई, दिखाओ हमें तुम। तो इधर तो कुछ जा नहीं रहा है, बस दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ज़िंदगी में आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे, थोड़ी ना मांग रहे होगे कहीं का टिकट काट दो, कहीं की तो काटनी पड़ेगी ना। तो दिस इज़ कॉल्ड टीचिंग प्लान, इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान है। हम सब इसी के अनुरूप चलते हैं, हमको इसके खिलाफ जाने का राइट नहीं है, हम सब यही फॉलो करते हैं। बस ज़रूरत है कि 1 साल तन मन धन से 100% झोंक दिया जाए, मतलब कोई कसर न रखी जाए। बड़ा दुख होता है कि इस देश में थोड़ी प्रिपरेशन भी लोगों के लिए एक फॉर्मेलिटीज़ की तरह है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि लाइक टाइम बीइंग, इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू कंप्लीट योर 10+2, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ड्यूरेशन फिक्स होती है, साल 6 महीना, अभी तक तो 6 ही महीना होता था, वो तो मैंने आने से साल भर का एक संविधान शुरू हुआ। नहीं तो परंपरा तो ये थी, तुम लोगों को बताऊँ कि 10+2 इंटर में बच्चा, इतनी स्थिति खराब है कि 10+2 के बाद आ रहा है, आते आते उसको मई जून जुलाई हो जा रहे हैं। सितंबर का एनडीए कमा के बैठा है, अप्रैल का कमा के बैठा है, और इस सितंबर भी उसके हाथ से गया। जेई उसने दिया नहीं तो 4 डायरेक्ट एसएसबी गई, 7 चांस उसने बर्बाद कर दिया। अब पहुंचा, एडमिशन हुआ, 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, तमाशा हुआ, फिर वो भाग गया और जाके कहीं बीए कर रहा है बैठ करके, जिसका भविष्य में उसके कुछ लेना देना नहीं है। अब वो ना घर का रहा ना घाट का, 2024 भी बर्बाद है और उसका 2025 भी क्या हो जाना है, बर्बाद। मतलब 1 साल का भी पेशेंस नहीं है पेरेंट्स के पास या बच्चे के पास कि भैया ग्रेजुएशन करने की इतनी ही तुमको इच्छा है तो यार फौज के थ्रू करो ना, पैसे भी नहीं लगने हैं, जॉब भी सिक्योर है। भाई एनडीए जाओगे तो ग्रेजुएशन कराएगा ना, आर्मी टीएस जाओगे, नेवी टीएस जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे, नेवी में जाओगे, आर्मी में जाओगे, आईसीजी, कहीं भी चले जाओ तुम फौज के अंदर, तो ग्रेजुएशन तो होना ही होना है। तो ये क्यों जज्बा नहीं पैदा किया जाता है कि भाई तेरे को ग्रेजुएशन करना ही है तो फौज के थ्रू जाके करना, वो तो सबसे बढ़िया है, जॉब भी सिक्योर हो गई, ग्रेजुएशन भी मिल रहा है, डिग्री भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, जॉब भी सेट है, इससे अच्छा क्या है। लेकिन नहीं, दूसरा प्रोसेस चलाया जाता है बैठ करके। और जबकि मैं पूरा रूट प्लान बनाता हूँ इन लोगों का, आप समझिए कि 1 साल के लिए पकड़ा, अभी 1 राउंड सितंबर के एग्जाम दिए, कुछ बस का ना है। यूपीएससी के पास स्टेटमेंट आया हमारे, मतलब जो रिक्रूटिंग कमेटी है एसएसबी बोर्ड की, कि इतना बिलो स्टैंडर्ड मत लाइए। बिलो स्टैंडर्ड इन सेंस कि एनडीए के 900 मार्क्स में कट ऑफ का एक आइडियल मार्का बनाया गया इस देश के अंदर बच्चे 33%, उसके हिसाब से 297 मार्क्स बनते हैं। एंड डोंट बिलीव इट कि एनडीए का कट ऑफ गया 292। ये देश के लिए शर्म की बात है, ये देश के लिए क्या है, शर्म की बात है कि मतलब 33% का भी मार्क है। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं निकाल पाए इतना लो कट ऑफ करके, उसमें भी 7,000 की डिमांड करता है एसएसबी सेंटर, आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑप्शंस मिला के एनडीए के थ्रू, 7,000 भी नहीं दे पाए, केवल 6300 बच्चों को दे पाए 292 के कट ऑफ पे। ये हालत, मतलब डे बाय डे गिरावट एक्सट्रीम लेवल पे है। क्या आपके सीडीएस का हाल नहीं है, इस बार का कट ऑफ क्या ही चले जाना है, 125। अब तुम सोचो, इमेजिन करो कि 300 नंबर में क्या नहीं निकल के आ पा रहे हैं, ये हालत है कितनी और लंबी लंबी खूब है। जैसे अभी मिलता हूँ सूरमाओं से मैं, तो वो मैथ में 100 कर देते हैं, सेकंड पेपर में जो है वहाँ पे भी आसपास इतना ही कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन करने में कोई कमी नहीं है। और हालत ये है कि 40% नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 40 to 45% उनसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी क्या है ना बच्चा, एक मार्का है, उस लेवल तक आप जब तक खुद को नहीं ले जाएंगे, यूपीएससी जुगाड़ से नहीं निकलती है, यूपीएससी ट्रिक से नहीं निकलती है, यूपीएससी ओनली कॉन्सेप्ट से निकलती है। जिसके पास है वो बहादुर है, जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं है, वो केवल दिल पे हाथ रख के तुक्का मार रहा होगा। अरे इतनी नालायकीपंती, पेपर नहीं पढ़ पाते पूरा उतने टाइम में, करना तो बहुत दूर की बात होती है, तभी तो इतना लोएस्ट ग्राफ जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए 1 राउंड हो चुका है, अगला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पढ़ाई को किस तरह से ले रहे इंपॉर्टेंट है, और लेने का मतलब ये है कि बस जो भी टॉपिक चल रहा है आपकी ईमानदारी इतनी होनी चाहिए कि सर अगर मैथ का ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो इस पर बेस्ड एटलीस्ट मैं बुक के सारे क्वेश्चन तो लगा ले रहा हूँ सर ने जो मेरे को प्रीवियस ईयर शेयर करके दिया वो तो मैं लगा पा रहा हूँ ना सर। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो फिर बहुत गलत है। बाकी फॉर्मेलिटी तो तैयारी की पूरा देश ही कर रहा है, कौन नहीं है जो फॉर्मेलिटी ना कर रहा हो। प्रिपरेशन, आई एम डूइंग प्रिपरेशन, आई एम डूइंग प्रिपरेशन, यू बिलीव इट। एक आईएएस का रिजल्ट नहीं आता पूरे इलाहाबाद, तैयारी सब कर रहे हैं, कितने रिजल्ट्स आ जाते हैं, केवल तमाशा चल रहा है।
और ये हमेशा चलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि तुम इंस्टीट्यूशन को ही दोषी ठहरा लोगे, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं डिसाइड करेगा कैसे रिजल्ट होगा। बट पीपल डूइंग फॉर्मेलिटीज़ फॉर द प्रिपरेशन, कि हम आते हैं अपनी ड्यूटी करते हैं और हम क्या करते हैं, चले जाते हैं इधर से। अब एज ए टीचर मैं कितना भी रटाने की कोशिश करूँ, कभी आपको आना है क्या ये? जब तक आप नहीं डिसाइड करो कि मुझे इसको कैसे समझना है, जिस दिन आप कनेक्ट कर दोगे आपको ये चीज़ें आना क्या हो जाएंगे बच्चे, स्टार्ट हो जाएंगे। टेक इट सीरियस, यू आर अ ग्रेजुएट, दैट्स आई एम सेइंग, बिकॉज अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सीरियस टाइम इज़ गोइंग ऑन एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का छोटा भाई है, किसी का छोटा बहन है। फादर इज द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फैमिली, एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम टू योर शोल्डर एंड यू नीड टू गेट समथिंग वेरी सून, अदरवाइज ये परिवार के हित में नहीं है। और परिवार के हित में नहीं है तो देश के हित में कैसे हो सकता है? क्योंकि परिवार से ही देश बनता है, जो है देश से परिवार नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना आप? तो सबसे बेसिक इकाई पे आप बैठे हैं, मोर रिस्पॉन्सिबल लोकेशन पे हैं, लगिए, एक एक चीज़ पे ईमानदारी से काम करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना शुरू करूँ आपके सामने। अभी दो तरह का और हमारे सामने ट्रेजेडी आती है, जैसे कि मान लो कि 13 अप्रैल को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, हम 15 अप्रैल से सिलेबस शुरू करने की बात करते हैं। बच्चों को आते आते समय लग जाता है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन उसके बाद लोग आराम करते हैं। अभी एग्ज़ाम दिया तो हम क्या करेंगे? हमने कहा भाई एग्ज़ाम के बाद कौन आराम करता है, हम तो सुने थे सफलता के बाद लोग आराम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। यहाँ सक्सेस से पहले ही ब्रेक ले रहे हैं। हम कहीं कौन सा तरीका है? 15 से भी शुरू कर रहे हो तो 15 अप्रैल से भाई 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, चलो एग्ज़ाम इस बार 14 सितंबर को, तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 5 मंथ के आसपास होगा। तो चैलेंज है कि सिलेबस 5 महीने में ही क्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। फिर सितंबर डन होगा, फिर अगले जो 6 महीने मिलेंगे वो अप्रैल वाले के लिए टारगेट होगा ओवरऑल, और यही स्ट्रैटेजी आपकी चलती रहेगी। कुछ प्रश्न मेरे हैं, जैसे आपने इंग्लिश फ्रेश स्टार्ट लिया है, क्या लिया है? अच्छी बात है, नो इशू। टीचिंग प्लान मिल गया आप लोगों को? ना हो तो प्लीज़ ले लीजिएगा, वो संविधान है आपके लिए बच्चा, बिकॉज एवरीथिंग इज ड्रिवन ऑन बेस्ड ऑफ टीचिंग प्लान। सब कुछ यहाँ जो है वो टीचिंग प्लान पे ही बेस्ड है बच्चा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीचिंग प्लान आप रखें, क्योंकि मुझे याद है अपने ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे, बिकॉज वी पार्टिसिपेटेड फ्रॉम NDA स्टैंडर्ड ओनली इन द 12th स्टैंडर्ड, तो हमारे एक टीचर आते थे, वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भाई 3 महीने पढ़ाया। कितने महीने पढ़ाया? बड़ा मज़ा आता था, बड़ा बढ़िया पढ़ाते थे। साला 3 महीने बाद पता चला कि उनको वही आता था, और हमको ये भी नहीं पता था कि अभी हमको 30 टॉपिक और पढ़ने हैं। अभी तो 31 में से मैंने कितना पढ़ा, केवल 1 टॉपिक पढ़ा। और वो हमेशा ही डायलॉग देते थे, उड़ा दूंगा, जमा दूंगा, हो जाए कोई दे, मैं पढ़ा दिया जादू। अच्छा पढ़ा भी रहे तो जादू लग भी रहा था भाई, लेकिन देखा कि एक अटम इस सत्यानाश में क्या हुआ, चला गया। फिर एग्जाम डेट आ गई, अब क्या ही जादूगरी कर लेंगे बैठ करके। भाई कुछ भी हो, 3-4 लाख 5 लाख बच्चा बैठता होगा ना। अब 5 लाख में उस 500 सीट में अपनी जगह बनाने के लिए तो आपको कुछ अलग होना पड़ेगा, ये कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। जितनी योग्यता होगी उतना आप पा जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं पाएंगे। ये बड़ा सीधा है। तो ऐसा भी नहीं मैं किसी इंस्टीट्यूशन को यहाँ ब्लेम करने आया हूँ कि यहाँ सारी गलती उन्हीं की है। कहीं ना कहीं जब तक बच्चा सेल्फ डिसाइडेड नहीं हो जाएगा, भाई वो एक अच्छा टीचर दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेट तो रिजल्ट आपको ही बनाना है ओवरऑल। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ सोची आप लोगों के लिए एक बेहतर टीचिंग प्लान बनाने का। क्या सोचा? वंस यू फेस समथिंग इन द लाइफ देन यू रियलाइज कि हाँ हमें क्या समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। तो एक छात्र के जीवन में जो जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं एग्जैक्टली हम उन्हीं चीज़ों पे काम करके उनको बेहतर करने की क्या करते हैं कोशिश। तो मैंने आपका एक टीचिंग प्लान बनाया, बड़ा संघर्ष था इस चीज़ को बनाने को लेके, बिकॉज इस देश में परंपरा ही नहीं है कि बच्चों के हाथ में हथियार दिया जाए। सारा हथियार टीचर किसके हाथ में रखता है, अगर बोल दिए तो कहेंगे आओ तुम ही पढ़ा लो। तो भाई बच्चा तो बच्चा होता है, डरेगा ही गुरु से, तो है ही परंपरा अपने यहाँ शिष्य और गुरु की। बट आई क्रिएटेड द टीचिंग प्लान बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि हाँ इस महीने मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य के हिसाब से जो जीवन में नहीं चलेगा कभी वो लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, अब सोचो कि यहाँ से पहले कलकत्ता चले जाएँ, फिर वहाँ से बेंगलोर हो लें, फिर पुणे घूमते हुए दिल्ली पहुँचे, तो इस जन्म में पहुँचोगे क्या? रूट प्लान यही होगा ना भाई, यहाँ से कानपुर पहुँचोगे, कानपुर से इटावा पहुँचोगे, गाजियाबाद पहुँचोगे, फिर आप दिल्ली टच करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहते हैं ना कि जिस लाइफ में कोई प्लान ही ना हो, मतलब लाइफ बिना दिशा की हो, वो कहीं जाके टिकेगी क्या? टीचिंग प्लान देने के साथ साथ आप नोटिस करिए तो मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस भी देता हूँ। क्या देता हूँ? और आप ध्यान से उठा के देखेंगे तो हमने सारी कंपटीशन उसमें डाल रखी है।
आपको CDS भी दिया है, AFCAT भी दिया है, ICJSE का भी दिया है, TA का भी दिया है, CPF का भी दिया है। हमारे ज़माने में ये भी नहीं था, हमें ये पता ही नहीं होता था कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, तो हम कभी भी कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एग्जैक्टली किस टॉपिक का क्या वेटेज है। कंपटीशन एक कैलकुलेशन है, टेक्निकली कि आप 50% भी ला दो भैया CDS में 150 नंबर भी, तो कोई दिक्कत है क्या? ये टॉपर के स्कोर हैं। किसके स्कोर हैं? तो बहुत हाई इमेजिनेशन में भी नहीं जाना है कि नहीं टॉपर 300 में 250 ला ले रहा है, ऐसा हुआ है क्या? मैं एनालिसिस बताता हूँ अक्सर, अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो कभी खोलिएगा, मैं CDS फर्स्ट और सेकंड दोनों का एनालिसिस बताया हूँ यूट्यूब पे म्यूजिकल सी, उसको आप ज़रूर देखा करो। दुनिया में बहुत सारा भ्रम फैलाया गया है। जब आप एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया IIM में। मान लीजिए IIM में 100 सीट है तो 146 लोग को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो मैं फर्स्ट वाले का भी रिटर्न का स्कोर बताता हूँ और SSB का बताता हूँ, और जो 146 पोजीशन पे हैं उसका भी रिटर्न का स्कोर बताता हूँ बच्चा, और क्या बताता हूँ साथी? SSB का स्कोर। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और मैं इसी कंपटीशन का नहीं बताता हूँ, मैं AFCAT का भी बताता हूँ, CPF का भी बताता हूँ, सारे एनालिसिस देता हूँ बिल्कुल डेप्थ में जाके, मतलब भ्रम खत्म हो जाए देश के अंदर। बट दुर्भाग्य ये है कि लोग भ्रम में रहना भी चाहते हैं, वहाँ सलाह लेते हैं, अरे 300 में जब तक 250 नहीं मारोगे कैसे काम होगा। गजब बेवकूफ़ आदमी हो। टॉपर का स्कोर 150 दिख रहा है मेरे को, जो फर्स्ट रैंक ला के बैठा, रैंक नहीं मतलब एक फर्स्ट पोजीशन ही कल स्कोर के आधार पे, रैंक हमारे यहाँ है ही नहीं फौज के अंदर। तो द पॉइंट इज कि वो एनालिसिस देने का उद्देश्य यही होता है कि आप थोड़ा सच्चाई से रूबरू हो जाएं। तो 50% कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन में 50 नहीं कर पा रहे हैं या 120 में आप 60 नहीं कर पा रहे हैं, आप कर सकते हैं। बस उस एम के साथ, उस डेडिकेशन के साथ बढ़िए, और करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर OTA के स्कोर को हम उठा के ध्यान से देखें, या लास्ट जितने भी कट ऑफ उठा के देख लो, लेटेस्ट उठा के देख लो, तो 104 नंबर का कट ऑफ गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ का। तो भाई 200 नंबर का पेपर है, 104 का कट ऑफ गया है, तो लाजमी सी बात है 60% के अटेम्प्ट पे ही संभावनाएं होंगी, उससे नीचे कैसे हो जाएंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको मैथ में को 50% कर रहे हो, मुझे ऐतराज़ नहीं है, बट बाकी में आपको एटलीस्ट 60% के आसपास का आंकड़ा क्या करना चाहिए, मेंटेन कर लेना चाहिए। हाँ, तुम लोग का पूरा खाका हमारे पास रहता है, कितने दिन आए हो, कितने टेस्ट में बैठे हो, क्या स्कोर है, सरप्राइज में क्या हाल है, यूनिट में क्या हाल है, मॉक टेस्ट में अगर बैठे हो तो क्या हाल है। अच्छा, मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि NDA के एग्ज़ाम था तो मॉक टेस्ट चल रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे हवाबाज लोग, मतलब मैं आँख से देख रहा हूँ इसका नहीं होगा, आँख से देख रहा हूँ। भाई कोई भी चीज़ का रिवीजन तो तब कर सकते हो ना जब एक बार उस चीज़ को पढ़ लो। आप बिना पढ़े कैसे रिवीजन कर रहे हो बैठ के? और हंसी मुझे ये आती है कि तुम 20 घंटे रिवीजन कर रहे हो बैठ के, तो इतना बड़ा रिवीजन जो तुमने 3-4 घंटे किया, उस दौरान 2-4 क्वेश्चन का तो डाउट फंसना चाहिए ना भाई। और 2-4 का डाउट फंसेगा तो कहाँ जाओगे, उसके लिए भाग के कहाँ पहुँचोगे? क्लास में लेटे लेटे मैथ पढ़ रहा है, नींद नहीं आएगी यार। मतलब लोग नींद की गोली खाते हैं, मैथ की किताब पढ़ता है, एक बराबर मैनेज हो रहा है दोनों तरफ से। मैथ की किताब पढ़ेगा तो नींद की गोली की जरूरत नहीं, वैसे सो जाओगे तुम। कितनी देर पढ़ लोगे भाई, दिखाओ हमें तुम। तो इधर तो कुछ जा नहीं रहा है, बस दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मेलिटीज इज नॉट रियली गुड, यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन अगर UPSC क्रैक करना और आप सीरियस हो जाओ यार। अच्छा, मुझे हंसी इस बात की आती, चलो ये तमाशा मैं रिटर्न लेवल पे देख रहा हूँ, नाउ यू नीड टू फेस द SSB, और इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं यार यहाँ पे कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। चलो तुम इधर फेकिज्म कर लेते हो तो दैट फेकिज्म विल कंटिन्यू फॉर द SSB टू, और इस फेकिज्म से तो यहाँ पहुँचोगे ही नहीं। एंड यू नीड टू वेरी रियल पर्सन। तो भाई रियल बनने की जर्नी अभी से शुरू करनी है कि इसके लिए मुहूर्त निकालना होगा कि हाँ दैट पर्टिकुलर मुहूर्त बिल कम देना। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, और उठा के देखता हूँ पर्सनैलिटीज़ कई सारी, तो हर क्वालिटी पे फेल दिखाई देता है। इसमें फैक्टर 2 सबसे अहम होता है। कई क्वालिटी ऐसी हैं जो टाइम बिंग चेंज भी की जा सकती हैं, मतलब उनमें विकास डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन फैक्टर 2 कभी नहीं चेंज किया जा सकता है। उसमें आता है कोऑपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसी चीज़ है कि संस्कार में है, ब्लड के अंदर है, खून में है, जो आपके अपब्रिंगिंग के अंदर आपके अंदर इंजेक्ट कर दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सिखाई नहीं जा सकती, वो सेल्फ होती है। कॉपरेशन एक अच्छे संस्कार और इंसानियत का परिचायक है वो, हाउ मच यू आर कोऑपरेटिंग पीपल फॉर द राइट मोड एंड फॉर द राइट ऑब्जेक्ट। एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी सबसे अहम मांगनी जाती है फौज के लिए। सोशल अडेप्टेबिलिटी, यू कांट गिव द एक्सक्यूजेस। फौज भी आपको 3-3 साल पे 2-2 साल पे नई जगह पे रखेगी, तुम्हारे अंदर अडेप्टेबिलिटी ही नहीं होगी, हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव। कहीं का फौज मौसम थोड़ी ना चेंज कर देगी, पहाड़ पे होगे तो पहाड़ ही होगा ना भाई,
और राजस्थान में होगे तो भाई 52 डिग्री 53 डिग्री तो गर्मी ही होगी ना, उसको हम थोड़ी ना बदल लेंगे बैठ के। तो एडजस्टमेंट वो आप में आना चाहिए, आप में वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो आप फौज के लायक नहीं हो, नहीं तो आगे नहीं तो आज नहीं तो कल चल के क्या हो जानी है, समस्या हो जानी है। आपको हर कम्युनिटी हर तरह के लोग के साथ एडजस्ट करना है, बिकॉज एक यूनिट के अंदर ये कंपल्सन तो नहीं भैया यहाँ केवल उत्तर प्रदेश वाले काम करेंगे, बिहार वाले काम करेंगे, ऐसा समथिंग इज नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड ना। तो बहुत ज़रूरी होती है कि इन फैक्टर्स पे भी काम होते हैं। तो वंस यू कमिंग आउट फ्रॉम होम, मुझे लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन क्वालिटीज़ पे काम शुरू हो जाता है। जैसे स्टैमिना ही है, क्या है स्टैमिना बिल्डिंग मुंह से कहने की चीज़ नहीं है, उसके लिए सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी होगी। कितने करने वाले हैं, नहीं करते, बातें करा लो, बातें ढेर सारी करा लो। करेज इस लेवल का है कि पूछो मत, कहीं बाहर भी लड़ाई चल रही है तो बिल में घुस गए हैं, देखना भी नहीं चाह रहे हैं, चोर की तरह छिप के देख रहे हैं, ये देश की सुरक्षा में खड़े होंगे। जबकि मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमें सॉर्टेड कराना, हमारी उस चीज़ को क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।